नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडुकेटर में स्वागत करता हूं और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में एंड टू बी स्पेसिफिक ना क्लास 10th के मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली जो क्लास 10th के बच्चे हैं जिनकी प्रिपरेशन अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी होगी, इस साल अप्रैल से उनकी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी होगी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम काफ़ी बच्चों को मैथमेटिक्स जो है वो डिफिकल्ट लग रहा होगा या फिर काफ़ी बच्चे मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे ड्यू टू सम रीज़न। बट ये रीज़न के वजह से जो डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, फिर जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, आउट ऑफ दिस डिफिकल्टी, क्या वो बच्चे मैथमेटिक्स में आउट ऑफ स्कोर कर सकते हैं? अगर यस, तो किस तरह से स्कोर करेंगे वो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा। अब आउट ऑफ स्कोर करने के लिए कोई मंत्र वंत्र नहीं बताने वाला हूं या फिर आउट ऑफ स्कोर करने के लिए कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट नहीं देने वाला। आउट ऑफ स्कोर करना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है ना, मेहनत, पढ़ाई, प्रैक्टिस, ये किस फॉर्मेट में करना चाहिए ये आज के वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले चीज जिस पे आपको ध्यान देना है दैट इज योर सिलेबस एंड वेटेज। पढ़ते समय, प्रिपरेशन स्टार्ट करते समय आपके पास आपका सिलेबस और वेटेज साथ में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिलेबस तो आपके पास होगा, वाई बिकॉज 2-3 महीने तो हो गए आपके प्रिपरेशन स्टार्ट करके, आपको पता होगा कि कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्टेट बोर्ड्स के पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के कुछ 13 चैप्टर्स है एंड सीबीएसई बोर्ड के कुछ 15 चैप्टर्स है, कुल मिला के कुछ 15 चैप्टर्स है। अब ये 13 जो चैप्टर स्टेट बोर्ड के लिए है या फिर जो 15 चैप्टर सीबीएसई बोर्ड के लिए है, इनमें से हर एक चैप्टर कितने मार्क्स के लिए रहने वाला है, उसका क्या वेटेज है, इसको भी साथ में लेके बैठना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपको फायदा दिलाने वाला है, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। यही मेरा पहला पॉइंट कहता है कि वेटेज की मदद से प्रिपरेशन जो आपका है वो इजी होने वाला है। बट कैसे, अभी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर है जिसका कम वेटेज है। इससे आपको ये पता चलेगा कि ये कम वेटेज वाले चैप्टर में यूजुअली किस टाइप के क्वेश्चंस को पूछा जाता है, और उन टाइप के क्वेश्चंस को अगर मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ या करती हूँ तो मेरा प्रोबेबिलिटी परफेक्ट हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी प्रिपरेशन करते समय पूरा चैप्टर ही पढ़ना है। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपको ये भी पता करना पड़ेगा ना कि कम वेटेज है तो यूजुअली कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये तभी आपको पता चलेगा जब आपके पास वेटेज है। ऑन द अदर हैंड साइड, अगर सर्कल्स या ट्रायंगल्स जैसे चैप्टर लेते हो जिसमें यूजुअली वेटेज ज़्यादा होता है, अब वेटेज ज़्यादा है तो यहाँ पर भी सबसे पहले चैप्टर पढ़ना है, सारे क्वेश्चन जो बुक में दिए है, सॉल्व एग्जाम्पल एक्सरसाइज सब कुछ सॉल्व करना है। बट उसके बाद जब आपकी प्रिपरेशन जारी होगी तो आपको एक इंडिकेशन तो मिलने वाला है कि इसका भाई साहब वेटेज ज़्यादा है। वेटेज ज़्यादा है तो इस टाइप के क्वेश्चंस, यानी कि कुछ डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस, यानी कि कुछ हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस भी इस चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं। ये सारे इंडिकेशंस आपको तभी मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आपके साथ वेटेज होने वाला है। इसलिए वेटेज को साथ रखना इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टास्क। सेकेंड पॉइंट इस पॉइंट में कहता है कि टोटल कितने टॉपिक्स या फिर चैप्टर्स पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है ये आपको पता चलेगा। समझ में आ गया? अब आपके पास सिलेबस और वेटेज रहने से कितने टोटल टॉपिक्स, कितने टोटल चैप्टर्स पढ़ना है ये आपको पता चलेगा, और किस तरह से पढ़ना है ये आपको पता चलेगा। किस तरह से यानी कि कितने इंटेंसिटी यानी कि किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है ये आपको पता चलेगा जब आपके पास वेटेज और सिलेबस परफेक्ट होने वाला है। दूसरी चीज जो आपको करनी है दैट इज जितने भी चैप्टर्स आपके हैं, वेदर 13 चैप्टर्स हो या 15 चैप्टर्स हो, सारे चैप्टर्स को यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इन 3 कैटेगरीज, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। इन 3 कैटेगरीज में आपके सारे चैप्टर्स को पहले तो डिस्ट्रीब्यूट करो। आपने सिलेबस वेटेज फाइंड आउट कर लिया, दूसरी चीज आपको करनी है कि उन चैप्टर्स को इन 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करो। अब आप बोलोगे सर आप ही ने क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट करके दिया, हमारा काम आसान हो जाता। अब देखो, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता, अगर मैं उन चैप्टर्स को इन 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करता तो मेरे लिए ट्रायंगल्स ईजी है तो मैं ट्रायंगल्स को ईजी वाले स्लॉट में रखता। बट कुछ बच्चों के लिए ट्रायंगल्स थोड़ा सा मॉडरेट चैप्टर है या फिर कुछ बच्चों के लिए ट्रायंगल्स थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, तो अब बच्चा टू बच्चा ये कैटेगरीज के चैप्टर्स डिफर करेगा। हर एक बच्चे की कैपेबिलिटी अलग होगी, तो किसी को प्रोबेबिलिटी इजी लगता है, किसी को मॉडरेट लगता है, किसी को डिफिकल्ट लग सकता है। स्टैटिस्टिक्स किसी को मॉडरेट लग सकता है, किसी को इजी लग सकता है। ट्रायंगल्स किसी को डिफिकल्ट लग सकता है, किसी को इजी लग सकता है। तो आपके हिसाब से आपको जो है वो चैप्टर्स को कैटेगराइज करना है, इन 3 कैटेगरीज में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद क्या करना है अभी बताता हूं। यहां पे पहला पॉइंट कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन सेट योर ओन टाइमलाइन। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आपको अपना खुद का टाइमलाइन डिसाइड करना है। टाइमलाइन यानी कि क्या,
15 चैप्टर्स है। अब मैं एग्जांपल बताता हूँ, 15 चैप्टर्स है सीबीएसई के बच्चों के लिए, 13 चैप्टर्स है स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। अगर जुलाई से आप काउंट करोगे तो कुल मिला के 5 महीने हैं नवंबर तक आपका पूरा सिलेबस खत्म करने के लिए। अब 5 महीने में अगर 3-3 चैप्टर भी एक महीने में कंप्लीट कर लेते हो तो 5 3 15 है कि 5 महीने में आपका पूरा 15 चैप्टर्स का सिलेबस खत्म हो जाएगा। स्टेट बोर्ड का भी हो जाएगा और सीबीएसई बोर्ड का भी हो जाएगा। अब ये जो 3 चैप्टर्स आप एक महीने में कर रहे हो, उन 3 चैप्टर्स में से एक चैप्टर आप इजी ले सकते हो, एक चैप्टर आप मॉडरेट ले सकते हो और एक चैप्टर आप डिफिकल्ट ले सकते हो। इससे होगा क्या, इस प्रकार के टाइमलाइन से होगा क्या कि सारे प्रकार ऑफ द चैप्टर्स आप कवर कर रहे हो एट द सेम स्पीड, एट द सेम टाइम। अब यूजुअली बच्चे क्या करते हैं ना, यूजुअली अभी जो बच्चे गलतियां करते हैं दैट इज, जब मैथ्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो सारे के सारे पहले इजी चैप्टर्स को उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे, फिर सारे के सारे मॉडरेट चैप्टर्स को खत्म कर देंगे और ये दो चीजें खत्म होते होते उनका नवंबर दिसंबर आ जाता है। अब दिसंबर में जब डिफिकल्ट चैप्टर्स बचे हैं तो उनमें से कुछ डिफिकल्ट चैप्टर्स को पढ़ते हैं, अगर पढ़ते भी है तो आधा अधूरा पढ़ते हैं, बट मोस्टली इन डिफिकल्ट चैप्टर्स में ही हाई वेटेजेस वाले चैप्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से उनका डिफिकल्ट चैप्टर वाला जो स्लॉट है वो आधा अधूरा रहता है, कंप्लीट पूरा हो नहीं पाता, जिसकी वजह से प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से पेपर अच्छा नहीं जाता और ऑब्वियसली मार्क्स भी अच्छे नहीं आते। ये गलती आपको रिपीट नहीं करना, इसीलिए मैंने एक एग्जांपल दिया। अगर आप एक महीने में 3 चैप्टर कर रहे हो मैथमेटिक्स के तो एक इजी कर लो, एक मॉडरेट कर लो, एक डिफिकल्ट कर लो, जिसकी वजह से नवंबर तक हर एक किस्म का, मतलब हर एक टाइप का चैप्टर आप खत्म कर लोगे और इसके साथ ही साथ पूरा का पूरा सिलेबस भी आपका खत्म हो जाएगा। सेकंड क्या कहता है, इस डिस्ट्रीब्यूशन से कितना पढ़ना है गिवन टाइम के अंडर आपको पता चलने वाला है। अब ये जब डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, ये जब टाइमलाइन सेट करोगे, इससे एक चीज आपको पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर कितने टाइम में आपको पढ़ना है, ये आपको पता चलेगा। इससे पहले यूजुअली क्या करते थे बच्चों ने, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया, स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट किया तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता ले रहे, आराम आराम से पढ़ रहे, कोई लेना देना नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई गोल नहीं है। बट यहाँ पर आपको क्या पता है, जब आप टाइमलाइन सेट कर रहे हो, यू नो कि प्रोबेबिलिटी इज इजी चैप्टर, तो इजी चैप्टर है तो मैं 1 वीक ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता हूँ, स्टैटिस्टिक्स के लिए 1 वीक ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता हूँ, बट ट्रायंगल्स, बट सर्कल्स, ये ट्रिग्नोमेट्री, इन चैप्टर्स को मुझे 2 वीक्स देना जरूरी है। वाई? बिकॉज ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा प्रैक्टिस करूंगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो अच्छी तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा। ये सारे चीज़ें आपको तभी पता चलेगा जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करके टाइमलाइन सेट करते हो और उस टाइमलाइन के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करते हो। समझ में आ गया? तो खुद का टाइमलाइन सेट कीजिए, मैंने आपको एग्जाम्पल अभी बताया है। नेक्स्ट चीज आप बोलोगे सर टाइमलाइन भी सेट किया, बट पढ़ना किस फॉर्मेट में, वो सबसे पहले बताइए, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी बताता हूं, एक बेसिक सा, एक सिंपल सा फॉर्मेट है जिसको आपको कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। अब इस फॉर्मेट को 1-2 वीक फॉलो करोगे और फिर कमेंट में आके बोलोगे सर कुछ फायदा नहीं हो रहा है, कुछ रिजल्ट्स नहीं आ रहे, नहीं, आपको कम से कम 5-6 महीने के लिए, अगला जो मैंने बताया ना आपका टारगेट 5 मंथ्स का, उस 5 मंथ्स के लिए ये जो फॉर्मेट है इसको सिंसियरली फॉलो करना है, कंसिस्टेंटली हर रोज के बेसिस पे फॉलो करना है, तब आप देखना रिजल्ट्स क्या होने वाला है। फॉर्मेट बहुत ही आसान है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है जो कि समझ में नहीं आएगा। पहली चीज़ जो थ्योरी या फिर जो कंसेप्ट है, जो भी चैप्टर है, चैप्टर 1, 2, 3 जो भी चैप्टर होगा आपका, ट्रिग्नोमेट्री, लीनियर इक्वेशंस, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, जो भी चैप्टर है, उस चैप्टर का थ्योरी या फिर कंसेप्ट सबसे पहले पढ़ोगे, ठीक है। अब वो पढ़ने के लिए आप टेक्स्ट बुक की मदद लोगे या फिर वीडियो लेक्चर्स की मदद लोगे या फिर आप कोचिंग की मदद लोगे। और कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग भी हो सकता है, ऑफलाइन कोचिंग भी हो सकता है, या फिर टेक्स्ट बुक के अलावा कोई और बुक हो सकता है जिसमें से आपको समझ में आ रहा है। अब इन रिसोर्सेज की मदद से आपको कंसेप्ट या फिर थ्योरी जो है वो पढ़ना है, ठीक है। दैट इज अप टू यू, आप कौन सा रिसोर्स सिलेक्ट करते हो। पहली चीज आप कर रहे हो, ये तो सबको करना ही है कि कंसेप्ट क्या कह रहा है, कंसेप्ट किस तरह से जा रहा है, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। विदाउट नोइंग द कंसेप्ट डायरेक्टली क्वेश्चंस अगर सॉल्व करना स्टार्ट करते हो तो आप कहीं पर भी नहीं जाने वाले हो, आपको पता ही नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हो। सबसे पहले जानना है कि कंसेप्ट क्या कहता है और क्यों कहता है और कैसे करना है हमें। ये जब पता चलेगा देन यू हैव टू जंप टुवर्ड्स दी क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस जब सॉल्व करोगे तो बेसिक सी गलती जो 90% बच्चे करते हैं कि सॉल्व्ड एग्जांपल्स को स्किप कर देना। वाई? बिकॉज उन्हें लगता है सॉल्व्ड एग्जांपल्स तो छोटी छोटी चीजें, इनको कौन सॉल्व करता है, हम तो भाई साहब सीधा एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम सॉल्व्ड एग्जांपल्स वगैरह सॉल्व नहीं करते, ये छोटी चीजें हमसे पल्ले नहीं पड़ती। बट एक्चुअली गलती वहीं पे करोगे। अगर एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस है तो 10 में से 6 to 7 क्वेश्चंस तो सॉल्व्ड एग्जांपल के मतलब उन पे बेस्ड ही होते हैं,
तो वो क्वेश्चंस आपको तभी आएंगे जब आपको सॉल्व्ड एग्जांपल्स परफेक्टली आते हैं। नो डाउट कितना ही इजी सॉल्व्ड एग्जांपल क्यों ना हो और नो डाउट कितना ही डिफिकल्ट सॉल्व्ड एग्जांपल क्यों ना हो, आपको हर एक सॉल्व्ड एग्जांपल को सॉल्व करना है, वेदर द स्टूडेंट इज फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड, ठीक है। उसके बाद यू हैव टू जंप टू दी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में भी अगेन एग्जांपल लेता हूं, अगर 10 क्वेश्चंस एक्सरसाइज में है तो 7 to 8 क्वेश्चंस आप इजीली कर लोगे विद द हेल्प ऑफ सॉल्व्ड एग्जांपल्स। बट कुछ 2-3 क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। अब इन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करें? अब देखो, क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है, अटेम्प्ट करना है, इसका अलग सेक्शन बना है, उसमें मैं जरूर कवर करूंगा कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं जो एक्सरसाइज में आते हैं सॉल्व करते समय, उनको भी किस तरह से सॉल्व करना है। बट इतना ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको सॉल्व्ड एग्जांपल देखना है, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखना है, ओके। उसके बाद क्या करना है, जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को खत्म कर लोगे, अब एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चंस जो थे वो जिन टाइप के क्वेश्चंस थे उसी सेम टाइप के कुछ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्यों सॉल्व करना है? व्हाई? बिकॉज एक्सरसाइज में समझो 3 टाइप के क्वेश्चन दिए हैं और 3 टाइप के लिए हर एक टाइप के 2-2 क्वेश्चंस दिए, बट 2-2 क्वेश्चन सॉल्व करने कुछ कॉन्फिडेंस अच्छा खासा नहीं आ रहा है, तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको यह भी पता चलेगा कि जो कंसेप्ट आप समझ रहे थे और जिस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर रहे थे क्या वो सही है या गलत है, वो तभी पता चलेगा जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे सेम टाइप के, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में हमने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू योर वेटेज। अब वेटेज के अकॉर्डिंग यानी कि वही मैंने अभी बताया आपको, प्रोबेबिलिटी या फिर स्टैटिस्टिक्स, अगर उसका कम वेटेज है तो कम वेटेज में यूजुअली किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक्सरसाइज में है तो उस टाइप के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, ताकि उस टाइप में उस फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में आपका सही आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू आपका वेटेज आपको क्वेश्चंस भी डिसाइड करने कि हाँ ये चैप्टर तो 5 मार्क के लिए है, 4 मार्क के लिए है, जिसमें से एक ऑब्जेक्टिव आएगा, एक 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है या फिर एक डायरेक्टली 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, साथ साथ 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा। इस हिसाब से आपको पढ़ना है, इस हिसाब से क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके आपको सॉल्व करते जाना है। अब वो चैप्टर का वेटेज ही 3 मार्क है और उसमें आप 5-5 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, तो कोई उसका फायदा नहीं है। वेटेज के हिसाब से पढ़ोगे तो आपका टाइम भी सेव होगा और आपका टारगेट भी सही सही लगने वाला है। नेक्स्ट चीज है PYQs, वो भी वीक में एक बार। अब आप आपने थ्योरी पढ़ लिया, कंसेप्ट पढ़ लिया ये रिसोर्स की मदद से, उसके बाद सॉल्व्ड एग्जांपल कर लिया, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लिए। अब इतना सब कुछ करने के बाद क्या आप उस टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, जो बोर्ड एग्जाम से पूछे गए या फिर प्रीवियसली जो पूछे गए क्वेश्चन है हाफ ईयरली में बोर्ड एग्जाम्स में, क्या आप उन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप PYQs को सॉल्व करोगे। अब PYQs को वीक्स मतलब एक वीक में एक ही बार सॉल्व करना है, हर रोज PYQ लेके नहीं बैठना है, हर रोज आपको ये चीज फॉलो करना है। ये 3 चीज जो मैंने बोला, ये 3 चीज आपको डेली बेसिस पे फॉलो करना है, बट वीक में एक बार आपको PYQs उस पर्टिकुलर चैप्टर के लेके बैठने हैं और PYQs सॉल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये चैप्टर मेरा ढंग से हुआ है, प्रॉपरली हुआ है, ये ठीक ठाक हुआ है, ये बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हुआ है। अगर बिल्कुल नहीं हुआ है तो और ज़्यादा प्रैक्टिस करो और 2-3 दिन का टाइम लो और उसको परफेक्ट करके ही अगले चैप्टर पर जंप करना। ठीक ठाक हुआ है तो 1-8 दिन और लेके सॉल्व करके नेक्स्ट चैप्टर पर जंप कर सकते हो, बट PYQs अभी से सॉल्व अगर करना स्टार्ट करते हो तो एंड मतलब दिसंबर जैन में आपको ज़्यादा जो है वो प्रेशर नहीं बढ़ेगा। यूजुअली बच्चे दिसंबर जैन फेब में PYQs करते हैं, बट अब अगर अभी से PYQs को थोड़े 5-10 PYQs को सॉल्व करते जाते हो हर एक चैप्टर के, तो आपका कॉन्फिडेंस अभी से बढ़ता जाएगा और जो आपका प्रिपरेशन है वो अभी से पक्का होते जाएगा और लास्ट में आप थोड़ा सा चिल भी कर सकते हो, लास्ट में यानी कि एंड ऑफ द ईयर में। नेक्स्ट चीज इज कंटिन्यू दिस थिंग अंटिल यू आर डन विद योर सिलेबस। अब ये जो कुछ भी फॉर्मेट मैंने बताया है आपको, ये फॉर्मेट को फॉलो करना है जब तक आपका सिलेबस खत्म होता है। सिलेबस खत्म होने के बाद कुछ और फॉर्मेट होगा, वो अगेन मैं नवंबर के मंथ में आपको बताऊंगा, बट अंटिल दैट आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना है और इसी फॉर्मेट में डेली बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट करो। नो डाउट कितना ही डिफिकल्ट मैथ्स क्यों ना लगता होगा, इसी फॉर्मेट में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट मैं यही कहना चाहता हूँ, डरो मत, फेस द प्रॉब्लम्स। मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट को बिल्कुल भी डरना नहीं है, मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट को बिल्कुल भी हेट करना नहीं है। मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट के
मतलब अगेंस्ट नेगेटिव थॉट्स माइंड में बिल्कुल भी लाना नहीं है। मैथमेटिक्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ऐसे पॉजिटिव चीज़ें दिमाग में लाइए और फिर फेस कीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स को डिफिकल्ट कंसिडर करते हैं। जब मैथ्स डिफिकल्ट लगना स्टार्ट हो जाता है तो वो मैथ्स को इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं, और जब मैथ्स को इग्नोर करना स्टार्ट कर दोगे तो ओवरऑल यही आपको पता चलेगा कि मैथ्स आपका बेकार गया है, मैथ्स का पेपर भी बेकार गया और मैथ्स के मार्क्स भी बेकार ही आने वाले हैं। कई बार तो बच्चे जस्ट पास हो जाते हैं मैथ्स पे, वाई बिकॉज दे वर इग्नोरिंग दी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को इग्नोर मत करो, कितना ही डिफिकल्ट क्यों ना लगे, बट उसको फेस करो, ठीक है, भागना नहीं है। अब मैथमेटिक्स डिफिकल्ट अगर लग रहा है तो वो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो और ज़्यादा प्रैक्टिस करो, उतना देर तक प्रैक्टिस करो जब तक आपको वो मैथमेटिक्स का टॉपिक, वो कंसेप्ट या फिर उस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आप परफेक्ट ना हो। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इफ़ यू आर फेसिंग डिफिकल्ट इन सॉल्विंग क्वेश्चंस देन प्रैक्टिस मोर नंबर ऑफ इजी या फिर मॉडरेट क्वेश्चंस ऑन द सेम कंसेप्ट या फिर टॉपिक। जब भी आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस, यूजुअली बच्चे डीमोटिवेट कब होते हैं मैं बताता हूँ। एक टॉपिक टीचर ने पढ़ा है, उस टॉपिक की बेसिस पे 10 क्वेश्चन दिए। अब उन 10 क्वेश्चन में से पहले 3 क्वेश्चन तो बच्चों को आ जाते हैं, वाई बिकॉज ऑब्वियसली ईजी रहते, उसके बाद की 3 मॉडरेट रहते और लास्ट के 3-4 जो है वो थोड़े से डिफिकल्ट रहते। जब वो मॉडरेट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते तभी वो डरना स्टार्ट करते, वाई बिकॉज वो क्वेश्चन उन्हें आते नहीं है। आते नहीं यानी कि क्वेश्चन को समझ नहीं पाते, क्वेश्चन में क्या दिया है वो समझ नहीं पाते, और अंदर से एक नेगेटिव थॉट आने की वजह से वो क्वेश्चन को समझना ही नहीं चाहते। इसीलिए वो डायरेक्टली डिक्लेयर कर देते कि ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, भाई साहब मैथमेटिक्स बहुत डिफिकल्ट है, ये मेरे लिए मेरे से नहीं होने वाली चीज़ है, ये मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। बट ये चीज़ आपको नहीं करनी, कितना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना हो। अगर डिफिकल्ट आपको क्वेश्चन लग रहा है तो उससे एक लेवल नीचे आओ, उससे एक लेवल नीचे आके जो इजी या फिर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस है उनको और ज़्यादा नंबर में प्रैक्टिस करो। जब आप उस टाइप के क्वेश्चंस और ज़्यादा नंबर में प्रैक्टिस करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा किस तरह से आपको सॉल्व करना है, एंड देन यू विल, मतलब आप तब जो है वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस को फेस करना स्टार्ट कर सकते हो। बट भागना नहीं है, क्वेश्चन डिफिकल्ट है इसलिए, उससे एक स्टेप नीचे आओ, मॉडरेट या इजी लेवल के क्वेश्चंस को पकड़ो, बहुत सारे क्वेश्चंस को पकड़ो, सॉल्व करो, उसके बाद आगे बढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि टारगेट फॉर मैथमेटिक्स शुड बी योर फुल मार्क्स। अब मैथमेटिक्स की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जब आप पढ़ रहे हो, एक ही टारगेट रहना चाहिए। बाकी सब्जेक्ट्स का तो पता नहीं, बट मैथमेटिक्स में मुझे फुल मार्क्स मिलने चाहिए। कितने मिलने चाहिए? फुल मार्क्स। अब ये फुल मार्क्स मिलने के लिए जो जो मुझे करना पड़ेगा सब कुछ मैं करूँगा या सब कुछ मैं करूँगी, ये ऐसा आपको सोचना है। मैथमेटिक्स बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट बहुत हेल्प करने वाला है फ्यूचर में आपको ये सब्जेक्ट। तो डिफिकल्ट नहीं समझना है, या डरना भी नहीं है, इग्नोर भी नहीं करना है। बहुत ईजी सब्जेक्ट है और इसमें हमें जो है वो फुल मार्क्स लाना ही है। अब ये फुल मार्क्स आपके तभी आ सकते हैं जब आपकी प्रिपरेशन परफेक्ट होगी। प्रिपरेशन क्या होगी? परफेक्ट होगी। और आपकी प्रिपरेशन तभी परफेक्ट होगी जब आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। नाउ मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते हो। अगर आप होशियार बच्चे हो, आपको हर एक कंसेप्ट पता है, हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं ये पता है, इसका मतलब आपको फुल मार्क्स मिलना ज़रूरी है नहीं। अगर आप होशियार हो, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो या फिर आप लो स्टूडेंट हो, नो डाउट किस टाइप ऑफ स्टूडेंट हो, अगर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो मैथमेटिक्स में तो नो डाउट आपके अच्छे मार्क्स आने वाले, और कई बार तो आपके फुल मार्क्स भी आ सकते। बस जितना ज़्यादा क्वेश्चन 100, 200, 300, 500, 700 जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो करो, उससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होने वाली है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, उससे आपका पेपर बहुत अच्छे से जाएगा और अल्टीमेटली आपका स्कोर भी बहुत बढ़िया आने वाला है। समझ में आ गया आपको? अब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का क्या सही तरीका रहने वाला है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको 2-3 स्लाइड्स पीछे बताया था, जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो तो 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थोड़े से डिफिकल्ट या फिर आउट ऑफ द बॉक्स हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। उन्हें कैसे सॉल्व करना है, उन क्वेश्चंस को किस तरह से टैकल करना है। आप देखो, उन्हें सॉल्व करने के लिए आप सोल्यूशंस की मदद ले सकते हो। सोल्यूशंस के लिए आपके पास गाइड है, कोई अदर रेफरेंस बुक है, या फिर आपके पास ऑनलाइन PDF में सोल्यूशन अवेलेबल है। जो भी टाइप ऑफ सोल्यूशन है आप सोल्यूशन की मदद ले सकते हो, बट डायरेक्टली सब कुछ एज इट इज टेपना नहीं है, उस सोल्यूशन को देखना है और पहला 2-3 स्टेप ही देखो किस तरह से किया है, और वो 2-3 स्टेप देख के आप खुद करने की ट्राई करो। अगर 2-3 स्टेप से भी समझ में नहीं आ रहा है तो पूरा क्वेश्चन देख के एज इट इज सॉल्व करो, उसके बाद उस क्वेश्चन को बिना देखे फिर से सॉल्व करो, और ये चीज जब हो जाएगा तो उस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो ताकि आप उस केस में
परफेक्ट बन जाओ। समझ में आ गया? ये उसका सोल्यूशन है जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते समय कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। यूजुअल जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो या फिर कोई असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हो या फिर कोई टेस्ट है, क्लास टेस्ट है, यूनिट टेस्ट है, तब जो अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं तो किस तरह से टैकल करना है अभी बताता हूं। सबसे पहले बिलीव दैट द क्वेश्चन इज इजी। पेपर में बैठे हो, एग्जामिनेशन हॉल में कोई क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद डरना नहीं है, मन में नेगेटिव थॉट लाना नहीं है। क्वेश्चन कितना ही डिफिकल्ट क्यों ना हो, क्वेश्चन दिखने में कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सबसे पहली चीज यही करना है कि क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, ये चुटकी में सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, मैं नहीं डरूंगा इस क्वेश्चन को। इस तरह के थॉट्स आपके माइंड में आना चाहिए, उस तरह के थॉट्स नहीं आने चाहिए भाई साहब क्वेश्चन तो बहुत गंदा है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, मैं तो सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। अगर आप इस तरह के थॉट्स मन में लाते हो ना, तो जो क्वेश्चंस आपको आ रहे होते हैं पेपर में वो भी आप भूल जाओगे। जिस कंसेप्ट में आप परफेक्ट है वो कंसेप्ट भी किस तरह से सॉल्व करना है वो भी भूल जाओगे। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, कितना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना हो। एक चीज आप कर सकते हो कि फिलहाल उस क्वेश्चन को साइड में रख के आप अगला पेपर सॉल्व कर सकते हो और लास्ट में उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, या फिर उसी टाइम पे सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहला थॉट दिमाग में ये लाना है कि क्वेश्चन बहुत ईजी है। उसके बाद क्या करना है, ब्रेक द क्वेश्चंस इनटू पार्ट्स एंड ट्राई टू सॉल्व ईच पार्ट सेपरेटली। अब एक बड़ा क्वेश्चन अगर दिया है तो उसमें कुछ कंडीशंस दिए होंगे, वो क्वेश्चन पार्ट पार्ट से बना होगा, तो हर एक कंडीशन को अलग करो, ब्रेक करो, हर एक पार्ट को अलग करो, ब्रेक करो और सॉल्व करने की ट्राई करो इंडिपेंडेंटली, और सारे पार्ट्स को लास्ट में रिलेट करने की ट्राई करो जिससे आपका फाइनल आंसर सही आएगा। सारे कंडीशंस को रिलेट करने की ट्राई करो जिससे आपका फाइनल आंसर सही आएगा। बट क्वेश्चन बड़ा है इसलिए छोड़ देते हैं, बहुत डिफिकल्ट है ऐसा सोचना नहीं है। बड़ा है तो क्वेश्चन को ब्रेक करो, पहले दो लाइंस में, पहले दो स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उसमें कितने गिवन चीजें दिए हैं, इस गिवन से क्या पता चलता है, फाइंड क्या करना है, ये सारी चीजें जब आपको पता चल जाएगी तो अल्टीमेटली यू विल गेट टू नो कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है। पहले आपको यही पता नहीं है कि गिवन क्या है, फाइंड आउट करना क्या है, बस क्वेश्चन 2 बार पढ़ा और आप बोल रहे हो बहुत डिफिकल्ट है, इस तरह से नहीं होने वाला है। कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, उसको टाइम दो, 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ो, गिवन क्या दिया है ये देखो, फाइंड क्या करना है ये देखो, कुछ स्टेटमेंट्स कुछ कंडीशंस दिए कि वो देखो, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाओ, आपका आंसर पक्का आने वाला है। और जब ये चीज आप कर लोगे देन ट्राई टू सॉल्व मोर सिमिलर क्वेश्चन, तब उस टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस को घर जाके, अगर पेपर में डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है आप उसको एनी हाउ ये सारी चीज़ें करके सॉल्व कर लेते हो, तो घर जाके उस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस है जितने आपको मिल सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दो, प्रैक्टिस कर दो, ताकि अगर अगले बार अगर मैम या फिर टीचर आपकी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में डालती है तो आपको डर ना लगे या फिर आपके मार्क्स उस टाइप ऑफ क्वेश्चन में बिल्कुल भी ना कटे। समझ में आ गया आपको? अब इस चीज़ से आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। इज इट क्लियर फॉर यू? और सबसे लास्ट चीज़ जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स को कितने देर तक पढ़ना है। अब आप बोलोगे सर मैथमेटिक्स में फुल मार्क्स लाना है तो दिन में 6-7 घंटा पढ़ना पड़ेगा क्या, 4-5 घंटा पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? अब देखो मैथमेटिक्स एक अच्छा सब्जेक्ट है, एक ईजी सब्जेक्ट है, बट जिसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसलिए मैं मिनिमम 1 to 1.5 आवर्स पर डे दे रहा हूँ, यानी कि हर दिन के बेसिस पे आपको 1 से 1.5 घंटा, कम से कम 1 से 1.5 घंटा पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा घंटा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप 2-2.5 घंटे भी पढ़ सकते हो, बट कम से कम 1-1.5 घंटा पढ़ना है, कंसिडरिंग बाकी के सब्जेक्ट्स भी होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, होमवर्क होता है, सब कुछ पता है। बट इन सारे चीज़ों के अलावा यू हैव टू स्टडी फॉर 1 to 1.5 आवर्स अ डे, दैट टू फॉर 5 days अ वीक, यानी कि एक वीक में 5 दिन तक कंपलसरी 1 से 1.5 घंटा कम से कम आपको मैथ्स पढ़ना ही है। ये चीज़ अगर आप करते हो मतलब ये सिग्नल दे रहा है कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, आप आपके फुल मार्क्स वाले टारगेट के करीब जा रहे हो। 1-2 दिन पढ़ेंगे वीक में मैथ्स, छोड़ देंगे अगले दिन 1-2 मतलब अगले वीक में 1-2 दिन पढ़ेंगे, नहीं होने वाला है। मैथ्स नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस और उसकी वजह से ये चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और आखिरी चीज़, ट्राई टू कंप्लीट होल सिलेबस टिल अक्टूबर एंड नवंबर। अक्टूबर नवंबर तक आपको पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करो, उसके बाद किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से प्रिपरेशन को एंड करना है वो मैं बताऊंगा इसी तरह की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।